हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे जो हमारे लगभग हर एग्जाम में आते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन जो नॉर्मली हम 10th क्लास से ही पढ़ते हैं, ओम का नियम। व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम्स लॉ क्या है? V बराबर IR, P बराबर V इंटू आई, और तीसरा है C बराबर Q अपन V, और चौथा ऑप्शन है हमारा F बराबर 1 अपन T। तो दोस्तों इसमें जो नॉर्मली आप सभी लोग जानते होंगे तो वो है हमारा V बराबर IR। V का मतलब है वोल्टेज, I का मतलब है करंट, और R का मतलब है रेजिस्टेंस। दोस्तों इसमें जो दूसरा ऑप्शन दिया गया है ये हमारा पावर का है, जिसमें हम V इंटू आई यानी कि V वोल्टेज और करंट को हम इंटू करते हैं, उनका गुणा करते हैं, तब हमारी पावर निकल कर आती है। और हमारा जो तीसरा है वो है C। Q का मतलब है चार्ज अपन V यानी कि वोल्टेज से हम चार्ज को डिवाइड करते हैं। ऑप्शन है वो है फ्रीक्वेंसी का, जिसमें I अपन T यानी कि टाइम को 1 से डिवाइड करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा फ्रीक्वेंसी का है, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो है हमारा अब V बराबर IR। ओम्स लॉ को हम कुछ इस पिरामिड की तरह से हम समझ सकते हैं, जिसमें V ऊपर होता है, I अपन R। तो इसको हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं। ये हमारा करंट है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, और ये हमारा वोल्टेज। यदि हम इसमें ओम्स लॉ में यदि वोल्टेज को के फॉर्मूला को निकालते हैं तो वो होता है V बराबर IR। और यदि हम I यानी कि करंट को निकाल रहे होते हैं, यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला होता है वह V अपन R। और यदि हम R को निकाल रहे होते हैं तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला होता है V अपन I। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे कुछ फार्मूलास ओम्स लॉ के इस पिरामिड के हिसाब से हमारे बनते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर। दोस्तों यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया गया है वो है टंगस्टन का गलनांक कितना होता है। दोस्तों टंगस्टन नाम की एक धातु होती है जिसका गलनांक बहुत अधिक होता है। अब यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला है 1000 डिग्री सेल्सियस और 1500 डिग्री सेल्सियस, और सी ऑप्शन है हमारा 2000 डिग्री सेल्सियस, और हमारा तीसरा ऑप्शन 3380 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है हमारा 3380 डिग्री सेल्सियस। अब दोस्तों टंगस्टन के बारे में आपको बताना चाहूँगा। टंगस्टन धातु का गलनांक बहुत अधिक होता है। गलनांक का मतलब ये है कि इतनी इसका जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो यह गल जाएगा। दोस्तों टंगस्टन धातु का जो उपयोग है वो सबसे ज़्यादा हमारे बल्ब होते हैं, फिलामेंट होता है, उसको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये जब ज़्यादा हीट हो जाता है तब ये मेल्ट होता है, क्योंकि हम नॉर्मली देखते हैं कि हमारे जो बल्ब होते हैं काफ़ी हीट हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी उनका जो वायर लगा हो पूरी तरह से गलता नहीं है। दोस्तों अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉनों के लिए किसकी डोपिंग की जाती है? डोपिंग का मतलब होता है इसमें एक्स्ट्रा पावर देना, ताकि वो और अलग तरीके से वर्किंग कर सके, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन आ सके। तो दोस्तों इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला है हमारा बोरोन, और दूसरा है हमारा फास्फोरस, तीसरा है सिलिकॉन, और चौथा है सिल्वर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है हमारा फास्फोरस। फास्फोरस की डोपिंग इसलिए हम करते हैं कि इसके बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है वही फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। जो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें हम डोपिंग करते हैं फास्फोरस की, और जो हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें हम डोपिंग करते हैं बोरोन की। ये जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन के बाहरी कक्ष में हमारे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो और दोस्तों इसमें जो चौथा ऑप्शन है वो है हमारा सिल्वर। सिल्वर के बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और यहाँ पर हम एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए फास्फोरस को और पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने बोरोन की डोपिंग करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। मेगर क्या है? इंसुलेशन के प्रतिरोध को मापने वाला यंत्र। इसके बाद सेकंड है हमारा इंडक्टेंस को मापने वाला यंत्र, थर्ड है हमारा रेजिस्टेंस को मापने वाला यंत्र, और चौथा है हमारा कैपेसिटेंस को मापने वाला यंत्र। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है हमारा पहला, इंसुलेशन के प्रतिरोध को मापने वाला यंत्र। अब दोस्तों यदि हम इनकी बात करें, इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस, इन तीनों चीज़ों को हम LCR मीटर से मापते हैं, और मेगर को किसी भी इंसुलेशन के प्रतिरोध को मापने के लिए हम मेगर का उपयोग करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की। किसी कंडक्टर को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध हमारा घटेगा, दूसरा है बढ़ेगा, तीसरा होगा समान, और चौथा कंडक्टर खराब हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है बढ़ेगा। जब हम किसी कंडक्टर को गर्म करते हैं तो उसका प्रतिरोध बढ़ने लगता है, हीटिंग होने से उसका प्रतिरोध बढ़ने लगता है। घटने की कंडीशन, यदि हम सेमीकंडक्टर को यदि हम गर्म करेंगे तो उसका प्रतिरोध घटेगा। सामान्य रहने की कोई कंडीशन ऐसी होती नहीं है, क्योंकि जब भी हीटिंग आती है तो या तो मटेरियल के हिसाब से या तो इसका प्रतिरोध बढ़ता है या इसका प्रतिरोध घटता है। यदि हम बात करें कंडक्टर खराब हो जाएगा,
तो दोस्तों जब हीटिंग का मतलब है यदि हम किसी कंडक्टर को ओवर हीट कर देते हैं तो जाहिर सी बात है वह कंडक्टर हमारा ख़राब हो जाता है। जैसा नॉर्मल हम घर की केबल्स और वायर्स को देखते हैं, जब ओवर हीट हो जाते हैं या वो जल जाते तो वो हमारे यूज में नहीं आते। तो इसका जो सही आंसर है वो है बढ़ेगा। अब दोस्तों बात करते हैं 6वें क्वेश्चन की, ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में होती है। दोस्तों यह अभी रिसेंटली MPB के एग्जाम में यह क्वेश्चन आया था, जिसमें पूछा गया था कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में होती है। सबसे पहला उसमें वॉट, दूसरा है KVA, तीसरा है HP और चौथा वाट पर मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों वाट हमारी पावर की रेटिंग होती है, दूसरा हमारा KVA हमारी ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है, किलो वोल्ट एम्पियर में ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है। HP रेटिंग होती है वो हमारी मोटर्स में होती है। हम सुनते हैं कि 5 HP की मोटर है, 10 HP की मोटर है, 15 HP की मोटर है, तो ये हमारी मोटर में होती है। और वाट पर मीटर स्क्वायर की यदि हम बात करें तो है सोलर की इन रेडिएशन को मेज़र करने वाली एक यूनिट होती है, जिसको हम वाट पर मीटर के हिसाब से सोलर की इन रेडिएशन का मेज़रमेंट करते हैं। तो ये जो यूनिट है ये हमारी सोलर में होती है, ये हमारी मोटर में होती है, ये हमारी ट्रांसफार्मर में होती है और ये हमारे वाट यानी कि पावर में होती है। तो दोस्तों इसका जो ट्रांसफार्मर की सही रेटिंग है वो हमारी KVA में। सिलिकॉन किससे बनता है। पहला है दोस्तों हमारा रेत से, दूसरा है चिकनी मिट्टी से, तीसरा है PVC से और चौथा है कांच से। तो दोस्तों जो हमारा सिलिकॉन है वो हमारा रेत से बनता है, लेकिन रेत का मतलब ये नहीं कि हर जगह की रेत से, कुछ रेत ऐसी होती है जिसमें सिलिका के तत्व पाए जाते हैं। जैसे ताइवान देश में की रेत में सिलिका के तत्व ज़्यादा पाए जाती है, उसमें 90% उस रेत से सिलिकॉन बना सकते हैं। तो जो सिलिकॉन होता है वो हमारा रेत से बनता है। चीनी मिट्टी की यदि हम बात करें तो चीनी मिट्टी से हमारे इलेक्ट्रिकल के इंसुलेटर्स बनते हैं। PVC पाइप होता है, नॉर्मल इन PVC पाइप का उपयोग हम घर में लाइट फिटिंग या अदर और किसी काम के लिए हम PVC पाइप का उपयोग करते हैं। PVC का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। कांच के इसके भी हम इंसुलेटर्स ही बनाते हैं। जो हाई टेंशन लाइन होती है उसमें हम कांच के इंसुलेटर्स का हम उपयोग करते हैं। यह पूरी तरह से एक इंसुलेटर है। तो दोस्तों सिलिकॉन किससे बनता है, तो सिलिकॉन हमारा रेत से बनता है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो दोस्तों जेनर डायोड क्या है। जेनर डायोड की वर्किंग क्या है। जेनर डायोड वोल्टेज को कम करता है, वोल्टेज को रेगुलेट करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जेनर डायोड का काम होता है वोल्टेज को रेगुलेट करना। वोल्टेज को रेगुलेट करना, जितने हमें वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है उतने ही वोल्टेज को वह रेगुलेट करके हमारी सप्लाई को देता है, ताकि हम जो भी उपकरण चला रहे हैं वो चला सकें। तो जेनर डायोड का कार्य क्या है, प्रमुख कार्य है कि वोल्टेज को रेगुलेट करना। अगले क्वेश्चन में यदि हम देखें, यदि किसी चालक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध। दोस्तों अभी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें हमने उसको हीट देने पर कंडक्टर की बात की थी कि जैसे हम यदि उसमें हीट देंगे कंडक्टर में तो कंडक्टर में जो प्रतिरोध है वो बढ़ेगा। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं उसकी यदि हम लेंथ को बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध का क्या होगा। पहला ऑप्शन है घटेगा, दूसरा ऑप्शन है हमारा बढ़ेगा, तीसरा ऑप्शन हमारा स्थिर रहेगा और चौथा जो ऑप्शन है वो है प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। तो दोस्तों उस कंडीशन में जब हम उसको हीट दे रहे थे तो उसका प्रतिरोध जो है बढ़ रहा था किसी कंडक्टर का, और यहाँ पर यदि हम उसकी लंबाई बढ़ाएंगे तो यहाँ पर भी उसका प्रतिरोध जो है बढ़ेगा। यदि घटने की कंडीशन की बात की जाए तो यदि हम किसी कंडक्टर के डायमीटर को यानी कि उसकी मोटाई को यदि हम बढ़ा देते हैं तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर प्रतिरोध कम होता है। लेकिन यदि हम उसकी लंबाई को बढ़ाएंगे किसी कंडक्टर की तो वो हमारा जो उसका प्रतिरोध है वो बढ़ेगा। स्थिर रहने की कोई कंडीशन नहीं होती है, जैसे कि अभी हमने इस पर डिस्कस किया था कि स्थिर तो किसी कंडीशन में होगा ही नहीं, या बढ़ेगा या घटेगा। यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा कि 1 ओम से कम प्रतिरोध को किससे मापते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा व्हाइटस्टोन ब्रिज से, दूसरा है कैल्विन डबल ब्रिज से, तीसरा है बेन ब्रिज से और चौथा है मल्टीमीटर से। तो दोस्तों 1 ओम से कम प्रतिरोध को मापने के लिए हम कैल्विन डबल ब्रिज का उपयोग करते हैं। बेन ब्रिज का उपयोग हम फ्रीक्वेंसी मापने के लिए करते हैं। और हमारा जो आखिरी है मल्टीमीटर में हम मल्टीपल काम करते हैं और इसमें हम वोल्टेज भी मेजर करते हैं, करंट भी मेजर करते हैं और साथ ही साथ जो इसका प्रमुख कार्य है वो है कंटिन्यूटी को मेजरमेंट करना, यानी किसी भी चीज़ की कंटिन्यूटी को बताना। तो दोस्तों इसका उपयोग हम कंटिन्यूटी और वोल्टेज और रेजिस्टेंस सारी चीज़ों को मेजर करने के लिए करते हैं। बेन ब्रिज का उपयोग हम फ्रीक्वेंसी मापने के लिए करते हैं। कैल्विन डबल ब्रिज का उपयोग हम 1 ओम से कम प्रतिरोध को मापने के लिए करते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ बेसिक से क्वेश्चन। तो दोस्तों इनमें से अधिकतर ये क्वेश्चंस हैं काफ़ी घुमा फिरा के पूछे जाते हैं हर किसी एग्जाम में, और बेसिक से ही चीज़ों से ही एडवांस लेवल की चीज़ें बनती हैं। तो दोस्तों आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।